आई है गांव से और बनने लगी है महारानी। इसको तो मैं अब सबक सिखाऊंगी। दीप्ति ने अपनी देवरानी नायरा को मन ही मन कोसा, क्योंकि नायरा गांव से सिंघानिया विला में ब्याह कर आई थी। वो बहुत ही संस्कारी थी। नायरा को सब लोग रसोई की महारानी कहने लगे थे, जिसकी वजह से दीप्ति को जलन होने लगी थी। इसीलिए वो अब अपनी देवरानी को सबके सामने नीचा दिखाने की योजना बनाने लगी। सिंघानिया विला आज कुछ ज्यादा ही रौनकदार लग रहा था, जिसका कारण था घर में नई बहू का आना। कुणाल सिंघानिया जो एक बड़ी कंपनी में सीनियर मैनेजर थे, जो दो भाइयों में बड़े थे। छोटे भाई वरुण सिंघानिया की अभी अभी शादी हुई थी और उनकी नई दुल्हन नायरा आज ही घर आई थी। नायरा गांव से थी, इसीलिए वो बहुत ही संकोची, शालीन और संस्कारों से भरी हुई थी, जबकि बड़ी भाभी दीप्ति आधुनिक सोच की महिला थी। दिल्ली की पढ़ी लिखी, अपने ढंग से जीने वाली घर की सास माधुरी जी मध्यम वर्गीय संस्कारों वाली थी, जिनका मानना था कि घर का सम्मान बहुओं के व्यवहार से तय होता है। सुबह नायरा जल्दी उठी। सूरज की किरणें खिड़की से झांक रही थी, लेकिन उसने पहले ही स्नान कर लिया था। पूजा की थाली सजा ली थी। रसोई में घुसते ही दीप्ति भाभी बोली, अरे नई बहू, इतनी सुबह सुबह रसोई में क्या करने आ गई? यहाँ हम टाइम से काम करते हैं, कोई 5 बजे उठकर पराठे नहीं बेलता। नायरा मुस्कुरा दी। भाभी, आदत है सुबह जल्दी उठने की, सोचा सासू माँ के लिए चाय बना दूं। दीप्ति के चेहरे पर हल्की नाराजी झलक उठी। हमारे यहाँ मेड आती है सुबह सुबह, तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस आराम करो। लेकिन नायरा को चैन कहाँ। उसने धीरे से रसोई में जाकर गैस जलाई, चाय पतीली में रखी और अदरक डालकर उबालने लगी। चाय की खुशबू पूरे घर में फैल गई। माधुरी जी ने कमरे से निकलते ही बोला, वाह, आज तो सुबह की शुरुआत ही सुगंध से हो रही है। किसने चाय बनाई? दीप्ति ने कहा, आपकी नई बहू ने माँ जी। मैंने तो कहा था पर इसे जिद थी। माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए नायरा की ओर देखा। बेटा, जो काम दिल से किया जाए वही घर को घर बनाता है। आज तो लग रहा है जैसे घर में बरसों बाद अपनापन लौटा है। नायरा झेप गई और उसने सासू माँ के पांव छुए। दीप्ति ने मन ही मन सोचा, आज तो चाय से शुरुआत है, देखते हैं कल क्या क्या करेगी। नायरा के आने के बाद सिंघानिया विला जैसे फिर से खिल गया था। सुबह की रसोई में अब घी, हल्दी और मसालों की खुशबू बसने लगी थी। माधुरी जी अक्सर रसोई की तरफ झांक कर मुस्कुरा देती। लगता है अब घर में असली स्वाद आया है। लेकिन जिस जगह सुगंध भरती है, वहाँ कभी कभी किसी के दिल में धुआं भी उठता है, और वो धुआं था दीप्ति के दिल का। शहर की मॉडर्न स्टाइलिश दीप्ति को कभी रसोई और घरेलू कामों में रुचि नहीं थी। वो ऑफिस जाती और शाम को दोस्तों के साथ होटल में खाना खाना पसंद करती थी। उसे लगता था कि चूल्हा चौका पुराने जमाने की बातें हैं, पर आज सब नायरा के हाथ का खाना खाकर तारीफें कर रहे थे। ये बात उसके मन में चुभ रही थी। अगली सुबह नायरा फिर से जल्दी उठ गई। स्नान और पूजा कर रसोई में आकर चाय चढ़ा दी। इस बार उसने इलायची और हल्की दालचीनी भी डाल दी। खुशबू इतनी प्यारी थी कि कुणाल अपने कमरे से ही बोल उठा, कौन बना रहा है ये कमाल की चाय? नायरा झेपते हुए बोली। माधुरी जी चाय पीते पीते बोली, बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जैसे जादू है। बस नाम लिख दो, नायरा सिंघानिया स्वाद की महारानी। कुणाल हंस पड़ा। वरुण ने भी सराहना की। दीप्ति ने कप उठाया, चाय पी और हल्की भौवें चढ़ा दी। ठीक है, पर थोड़ा ज्यादा मीठी है। सारा कमरा शांत हो गया। नायरा ने धीरे से कहा, अगली बार ध्यान रखूंगी भाभी। माधुरी ने एक तीखी नजर दीप्ति पर डाली। मीठा चाय में कम हो या जिंदगी में, पहचान तो प्यार से होती है। दीप्ति चुप हुई पर मन में सोचा, आज चाय कल खाना, फिर धीरे धीरे ये घर की रानी बन जाएगी। दोपहर को दीप्ति की सहेली आई। उसने रसोई में हलचल देखकर पूछा, अरे वाह, आजकल रसोई में इतनी एक्टिव क्यों हो? दीप्ति ने चिढ़कर कहा, मेरी देवरानी आई है गांव से, बस खाना बनाना आता है इसे।
और सब लोग उसी में खुश। उसकी सहेली बोली, अरे आजकल तो सब बाहर ऑर्डर करते हैं, ये तो पुरानी सोच वाली लग रही। उधर से आवाज आई, भाभी मैंने मखाने की खीर बनाई है, जरा चख लीजिए। सहेली चौंकी, मखाने की खीर? ओह, ये तो हेल्दी भी होती है, मुझे भी दे दीजिए स्वाद चखने के लिए। दीप्ति चाह कर भी मना नहीं कर सकी। खीर आई तो सहेली ने एक चम्मच लेते ही बोला, ओ माय गॉड दीप्ति, ये तो 5 सितारा होटल जैसा टेस्ट है। दीप्ति मुस्कुराई भी नहीं, वो बस सोचती रही, सालों से मैं इस घर में हूँ, कभी किसी ने ऐसे शब्द नहीं कहे। रात को दीप्ति अपने कमरे में बिस्तर पर बैठी गुस्से में बोली, ये नायरा सबके दिल में जगह बना रही है, कल को पूरा घर उसकी तारीफ करेगा और फिर मेरी कोई अहमियत ही नहीं बचेगी। वरुण ने कहा, अरे दीप्ति वो सिर्फ खाना बनाती है, तुम तो घर को भी संभालती हो, ऑफिस भी जाती हो। दीप्ति बोली, हाँ, पर घर वाले तो सिर्फ स्वाद देखकर फैसला कर रहे हैं। वरुण चुप हो गया। तभी बाहर से नायरा की आवाज आई, भाभी ये हल्दी वाला दूध रखा है, रात को पी लेना, आराम मिलेगा। दीप्ति ने दरवाजा नहीं खोला, बस सुनकर तकिए पर सिर रख दिया। उसकी आंखों में ईर्ष्या और असमंजस दोनों थे। क्यों इतनी अच्छी बन रही है ये? क्यों सब उसे इतना पसंद कर रहे हैं? कहीं मैं पीछे तो नहीं छूट रही? कमरे में गहरी खामोशी रिसने लगी। नायरा उस रात भी चुपचाप रसोई में सब कुछ तैयारी कर रही थी। उसके माथे पर हल्का पसीना था, लेकिन चेहरे पर संतोष। घर के लिए कुछ कर पाऊं तो खुशी मिलती है। वही दूसरी ओर दीप्ति तकिए पर लेटे लेटे छत को देख रही थी। कल बहुत बड़ा दिन है, देखते हैं असली कमाल किसका होता है। उसकी आंखों में प्रतियोगिता थी और नायरा की आंखों में प्रेम। घर में 2 दीवारें थी, लेकिन दिलों के बीच भी दीवारें बनने लगी थी। सिंघानिया विला की दीवारें महीनों से अनगिनत कहानियों को जानती थी, हंसी, झगड़े, रंज और मेल। पर उन दीवारों के बीच अब एक नया फासला उभर रहा था, जिसे सबने शायद ही देखा, पर उसका असर हर बात पर पड़ रहा था। दीप्ति के दिल में ईर्ष्या अब केवल एक छोटा सा कांटा नहीं था, वो उसकी साथी बन चुकी थी। हर तारीफ उसके लिए काटती हुई आवाज बनकर लौटती। क्यों कोई और तारीफ पाए जब मैं यहाँ पर हूँ, ऐसा उसका मानना था। नायरा उसी सादगी के साथ सुबह उठकर रसोई में आ गई, बिना किसी नाटक या दिखावे के। उसका मानना था कि घर पर जो भी काम आए उसे प्रेम से करना चाहिए। रसोई उसके लिए केवल खाना बनाने की जगह नहीं थी, ये उसकी आत्मा की आवाज थी। अगले दिन दीप्ति की कुछ सहेलियां घर आ रही थी, इसीलिए शाम को दीप्ति ने नज़दीक की बेकरी पर कॉल किया और हंसते हुए बोली, कल सुबह 9 बजे ऑर्डर भेज देना। वरुण ने आश्चर्य से पूछा, भाभी ये क्या कर रही हो, तुम खुद ही क्यों नहीं बनाती? दीप्ति ने पलट कर कहा, अरे कल हमारी ऑफिस की कुछ महिलाएं आ रही हैं, थोड़ा दिखावा भी चलेगा तो बुरा नहीं है। लोग क्या कहेंगे अगर मैंने घर का खाना सिर्फ देवरानी पर छोड़ दिया। अगले दिन सुबह से ही माहौल अलग सा था। दीप्ति ने ना सिर्फ नाश्ते के लिए महंगा सामान ऑर्डर कर रखा था, बल्कि उसने नायरा के हाथ से कुछ छोटे छोटे काम छीन लिए। उसने कहा, तुम तैयार करके रख दो, मैं सबको सर्व कर दूंगी। ये सब दिखावे के लिए था। नायरा ने कुछ नहीं कहा। उसने चुपचाप उस छोटी सी थाली में अपने हाथ की बनी मूंग दाल के पराठे रख दिए और हंसते हुए बोली, भाभी आप सर्व कर दीजिएगा तो बेहतर लगेगा। लेकिन दीप्ति की बातों में एक तिरछापन था। हर बार जब नायरा मूर्ति की तरह पीछे हटती थी, दीप्ति का अहम थोड़ा और बढ़ जाता। उसे हर मौके पर नायरा को छोटा दिखाना अच्छा लगता। ऑफिस वाली दोस्त आई, सबने दीप्ति के ऑर्डर किए हुए नाश्ते की तारीफ की, पर जब नायरा ने पराठे परोसे तो एक सुकून सा घर में फैल गया। सबने बहुत तारीफ की। दीप्ति के चेहरे पर जो मुस्कान आती वो अब नकली थी। दिल में एक आग थी जो बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब नायरा उनके खाने की तैयारी करने लगी। नायरा की एक आदत थी, वो सब्जियां धोते समय पहले छांट कर रखती थी, ताकि कोई भी कचरा या कंकड़ ना रह जाए। दीप्ति को इस बात का अंदाजा था, पर उसने सोचा,
अगर मैं खाने में थोड़ा सा नमक बढ़ा दूं, तो फिर मेरी सहेलियां मेरा ऑर्डर किया हुआ खाना खाएंगी। उसने नायरा के पीछे खड़े होकर चुपके से नमक का ढक्कन खोला और खाने में नमक डाल दिया। ये छोटी सी हरकत उसे बेइज्जत करने के लिए थी, किसी बड़ी बात की जरूरत नहीं थी। नायरा ने नमक चखकर मुस्कुराते हुए कहा, अभी थोड़ा नींबू और डाल दूंगी ताकि टेस्ट बैलेंस हो जाए। उसके चेहरे पर ना तो शर्म थी और ना ही कुछ और। पर जब मेहमानों ने खाना खाया तो कुछ ने कहा, थोड़ा ज़्यादा नमकीन हो गया है। ये बात दीप्ति के कानों तक पहुंची और उसका मन उछल उठा। उसने कामयाबी सी महसूस की, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। जब माधुरी जी ने नायरा से बात की, तो नायरा ने विनम्रता से उत्तर दिया, माँ जी, शायद मैंने सही संतुलन नहीं रखा। मुझे ही ठीक करना चाहिए था। माधुरी जी की आंखों में एक प्रश्न उभरा, पर उन्होंने नायरा की तरफ से पक्ष लेते हुए कहा, बहू, हर कोई गलती करता है। जो दिल से करता है उसकी मंशा अहम होती है। दीप्ति की हर छोटी छोटी जीत ने उसे अंदर से और निर्भीक बना दिया। पर इसी बीच घर के बाहर एक और कहानी भी चल रही थी। कुणाल का ऑफिस। कुणाल ने अपनी पत्नी दीप्ति से मिलकर कहा, तुम्हें मालूम है, नायरा में एक सादगी है जो लोगों को आराम देती है। मुझे लगता है हमें उसे प्रोत्साहित करना चाहिए। ये शब्द दीप्ति के कानों तक पहले नहीं पहुंचे थे, पर जब पहुंचे तो उसने उसे और भी तेज कर दिया। क्या? उसे प्रोत्साहित? पर मैं जो यहाँ वर्षों से हूँ। कुणाल ने उसके मन के जज्बात पढ़ते हुए कहा, नहीं नहीं दीप्ति, ये बराबरी की बात है। हम सब मिलकर घर को संभालते हैं। पर दीप्ति ने इन बातों को दिल से लगा लिया। उसकी ईर्ष्या एक छाया की तरह पीछे पीछे थी, हर जगह हर पल। नायरा सब कुछ जानती तो थी, पर उसने किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। वो मानती थी कि रिश्तों को शब्दों से नहीं, कर्मों से जोड़ा जाता है। हाँ, उसके मन में प्रश्न उठते, क्यों लोग दिखावे और अहम में फंस जाते हैं? क्या प्यार को दिखावा करके मार दिया जाता है? पर वो इन प्रश्नों को भी अपने हिस्से के काम में बदल देती। दादी के लिए जूस, सास के लिए गुनगुना पानी और भाभी के लिए एक छोटा सा मुस्कान भरा नोट। आज तुम्हारा दिन शुभ हो। माधुरी जी के मन में ये गुनगुनाहट गीत बनकर उठने लगी, पर समझ आने में समय लगने वाला था। कुछ दिन के बाद सिंघानिया विला में कुछ अलग ही हलचल थी। सुबह से ही घर में त्योहार जैसी चहल पहल थी। हरियाली तीज का दिन था। माधुरी जी ने पूरे घर की सफाई करवा ली थी। शाम को माधुरी जी ने सबको बुलाया। सुनो, कल हरियाली तीज है, घर में पूजा होगी, याद रखना। दीप्ति बोली, माँ, मैं तो ऑफिस जाऊंगी, शाम में आऊंगी। वैसे भी अब पूजा व्रत कौन करता है इतना। माधुरी जी धीरे से मुस्कुराई। कुछ बातें कभी पुरानी नहीं होती बहू। फिर नायरा की ओर देखा। छोटी बहू, तुम तीज के व्यंजन बनाना जानती हो? नायरा का चेहरा खिल गया। जी माँ, बचपन से बनाती हूँ। मालपुआ, घेवर, गुजिया, शरबत, सब कुछ। दीप्ति ने तुरंत कहा, माँ, इतनी मेहनत क्यों? बाहर से ऑर्डर कर लेते हैं, आजकल मार्केट में सब मिलता है। माधुरी ने शांत स्वर में कहा, प्यार और पूजा कभी खरीदे नहीं जाते। दीप्ति का चेहरा उतर गया। पूजा का सामान सज चुका था और पूरा घर सुगंधित फूलों की इस महक से भरा था। नायरा सुबह 4 बजे ही उठ गई थी। उसने नहा धोकर साड़ी पहन ली थी, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर और हाथों में मेहंदी की हल्की महक। वो सीढ़ियां उतरकर रसोई में पहुंची और धीरे से गैस जलाई। आज माँ जी और भगवान दोनों को प्रसन्न करना है, उसने खुद से कहा। माधुरी जी रसोई में आई तो नायरा को देखकर मुस्कुरा दी। छोटी बहू, तुमसे पहले तो कोई नहीं उठा। तीज का व्रत पहली बार कर रही हो ना? नायरा बोली। जी माँ जी, पर बचपन से मम्मी की मदद करती थी। उन्होंने सिखाया था कि त्योहार भगवान के साथ परिवार को जोड़ने का माध्यम होता है। माधुरी जी भावुक को उठी। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे अपनी जवानी के दिन याद आ गए बेटा। इतने में दीप्ति भी रसोई में दाखिल हुई। चेहरे पर हल्का मेकअप, बाल खुले हुए और हाथ में मोबाइल। मॉर्निंग माँ, मॉर्निंग देवरानी जी। आज तो त्योहार है, पर मेरा ऑफिस हाफ डे रहेगा। पूजा मैं शाम को कर लूँगी। नायरा ने मुस्कुराकर कहा, भाभी, कोई बात नहीं,
पूजा जब भी मन से की जाए वो भगवान तक जरूर पहुंचती है। दीप्ति ने व्यंग से कहा, अरे वाह, अब तो तुम गीता भी पढ़ाने लगी हो। माधुरी जी ने बात संभालते हुए कहा, दीप्ति तुम्हारी देवरानी भोली है, मजाक मत उड़ाओ। नायरा ने आज सबके लिए खास प्रसाद तैयार करने का बीड़ा उठाया था। मालपुए, घेवर, गुजिया और पुदीने का शरबत। वो जैसे जैसे घी में मालपुए तलती, पूरे घर में घी की मीठी सुगंध फैल जाती। माधुरी जी पूजा की तैयारी में लगी थी, लेकिन उधर दीप्ति मन ही मन सोच रही थी, आज ही मौका है उसे नीचा दिखाने का, बस एक गलती हो जाए। उसने देखा कि नायरा चीनी की चाशनी बना रही थी। वो पास आकर बोली, अरे इतनी देर तक चाशनी क्यों पका रही हो? जल जाएगी, गैस बंद कर दो। नायरा ने विश्वास से कहा, भाभी अभी नहीं, बस 2 मिनट और, तब गाढ़ापन सही बनेगा। दीप्ति मुस्कुराई और चुपचाप पास रखे डब्बे में से थोड़ा सा नमक उठा लिया। धीरे से उसने वो नमक चाशनी में डाल दिया। जब नायरा पलटकर मालपुए पलट रही थी, कुछ देर बाद नायरा ने मालपुए चाशनी में डुबोए और सबको परोस दिए। माधुरी जी ने पहला निवाला मुंह में रखा और थोड़ी देर को चुप रहीं। चेहरे पर अजीब सा भाव उभरा। नायरा, ये स्वाद कुछ अजीब सा है बेटा। नायरा ने खुद चखा और चौंक उठी। अरे ये तो नमकीन लग रहा है। दीप्ति ने तुरंत बीच में कहा, मैंने तो पहले ही कहा था, ज्यादा देर पकाओगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। नायरा का चेहरा उतर गया। वो स्तब्ध रह गई और उसके हाथ कांपने लगे। उसने धीमे स्वर में कहा, माँ जी शायद मुझसे गलती हो गई। माधुरी जी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ गहरी सांस ली और कमरे से बाहर चली गई। नायरा वहीं बैठी रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पूरे दिन नायरा ने किसी से बात नहीं की। उसने खाना भी नहीं खाया। शाम को जब सब पूजा की तैयारी कर रहे थे, वो चुपचाप सासू माँ के कमरे के बाहर बैठी थी। अंदर से खांसी की आवाज आई। माधुरी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। नायरा तुरंत दौड़ी, उनके लिए पानी लाई, दवाई दी और माथे पर हाथ रखा। माँ जी आप लेट जाइए, मैं अभी हल्का गर्म सूप बनाती हूँ। दीप्ति कमरे में आई और बोली, अरे रहने दो, मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। माधुरी जी ने नायरा का हाथ पकड़ लिया। नहीं बड़ी बहू, इसे रहने दो मेरे पास। उस वक्त माधुरी जी ने नायरा की आंखों में सच्चाई देखी। वो आंसू झूठे नहीं थे, वो श्रद्धा और लगन से भीगे हुए थे। रात के सन्नाटे में माधुरी जी ने नायरा को बुलाया। बहू तू इतनी देर से क्यों उदास है? नायरा की आंखों में आंसू बह निकले। माँ जी आज मैं आप सबका विश्वास नहीं रख पाई। इतना छोटा सा काम भी गड़बड़ हो गया मुझसे। माधुरी जी मुस्कुराई। नहीं बेटी, गलती उन आंखों की थी जो तेरे भाव नहीं पढ़ पाई। माधुरी जी ने उसका सिर सहलाया। तू तो हमारे घर का चांद है बेटा। चांद पर दाग होते हैं पर रोशनी उससे कम नहीं होती। उसी वक्त दरवाजे पर दीप्ति खड़ी सब सुन रही थी। उसकी चेहरे पर गर्व अब पिघलने लगा था। उसने धीरे से फुसफुसाया, मैंने तो बस एक खेल खेला था, पर उसने तो दिल जीत लिया। नायरा अब घर में सबकी प्रिय बन चुकी थी। तेज, सादगी और सेवा, तीनों गुण उसमें ऐसे मिल गए जैसे घी में मिठास। माधुरी जी अब हर छोटी बात में नायरा की सलाह लेने लगी थी। छोटी बहू आज पूजा के लिए क्या बनाऊं? नायरा तेरी बनाई चाय के बिना दिन सूना लगता है। ये शब्द नायरा के लिए सम्मान थे, पर दीप्ति के लिए तीर। हर तारीफ उसके दिल में चोट की तरह उतरती। दीप्ति कमरे में आई और गुस्से से बोली, वरुण अब तो घर में मैं हूं ही नहीं, हर जगह वही नायरा, वही उसकी बातें। माँ भी अब मुझसे ज्यादा उसे मानने लगी हैं, वरुण ने समझाया। दीप्ति वो कुछ गलत नहीं कर रही, बस काम में अपना मन लगाती है, इसीलिए सब खुश रहते हैं। दीप्ति ने चिढ़कर कहा, मन लगाती है या मन जीतती है? उस रात दीप्ति की आंखों में नींद नहीं थी। वो सोचती रही, जब तक मैं कुछ बड़ा नहीं करूंगी तब तक कुछ नहीं होने वाला। ऐसे तो सब मुझे भूल जाएंगे। अगले सप्ताह सिंघानिया परिवार में वरुण और नायरा की शादी की पहली सालगिरह मनाई जानी थी। माधुरी जी ने कहा, इस बार घर में ही सब होगा। नायरा बेटा तू सारे व्यंजन बना ले। नायरा बोली, जी माँ जी, लेकिन भाभी से भी मदद लूंगी। दीप्ति ने हंसते हुए कहा, जरूर, मैं भी साथ दूंगी,
पर उसके मन में योजना कुछ और थी। दीप्ति ने सोचा इस बार तो मौका है इसे नीचा गिराने का। एक गलती और सबकी नज़रों में गिर जाएगी। सालगिरह से एक दिन पहले नायरा ने सारा सामान जुटाया। दूध, मावा, मेवा, मसाले और अपनी खास रेसिपी का प्यारा सा नोटबुक। वो उस नोटबुक में हर पकवान की मात्रा लिखती थी। कितना नमक, कितनी चीनी, कौन सा मसाला पहले और कौन बाद में डालना है। रात को नायरा ने सब कुछ तैयार करके रसोई में रखा और कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही सब सो गए, दीप्ति धीरे से उठी। वो रसोई में गई और नायरा की नोटबुक पलटी। उसने हर जगह कुछ न कुछ अलग लिख दिया। उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान थी। देखते हैं अब कितनी तारीफ मिलती है तेरे हुनर की। नायरा ने सुबह वही नोटबुक खोली और उसी के हिसाब से काम शुरू किया। मालपुआ, खोया, बर्फी और रसमलाई सब कुछ बन गया। घर में महक तो उठी, लेकिन जब सबने पहला निवाला खाया तो सभी के चेहरे उतर गए। नायरा, ये क्या बना दिया बेटा, सब खराब हो गया। किसी भी चीज में कोई स्वाद ही नहीं आ रहा। नायरा के हाथ कांपने लगे। उसने खुद खाया और उसे जैसे किसी ने दिल पर चोट मारी। माँ जी, मुझसे कैसे ऐसी गलती हो सकती है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। माधुरी जी ने कहा, नायरा, इतना अनुभव रखते हुए तूने ये कैसे किया। दीप्ति ने बात बढ़ाई। माँ, मैंने तो पहले ही कहा था, गांव के तरीके अब नहीं चलते, सब गड़बड़ कर दी। नायरा की आंखों से आंसू गिर पड़े। माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, पर कैसे। वो रोती हुई अपने कमरे में चली गई। रात भर नायरा सो नहीं सकी। उसने बार बार अपनी नोटबुक खोली, रेसिपी पढ़ी। तभी उसने देखा कुछ शब्दों के पास हल्का सा पेंसिल का निशान। वो सन्न रह गई। ये किसी ने बदला है, पर उसने किसी का नाम नहीं लिया। उसने खुद से कहा, अगर भगवान सच देख रहे हैं तो सच्चाई एक दिन सामने आएगी। उसी रात माधुरी जी को नींद नहीं आ रही थी। वो रसोई में पानी लेने गई। उनकी नज़र रसोई के कोने में लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जो कुणाल ने सुरक्षा के लिए लगवाया था। अगले दिन सुबह उन्होंने कुणाल से कहा, बेटा जरा कल रात की फुटेज चला दो। वीडियो चला और उसमें साफ दिखा कि रात के सन्नाटे में दीप्ति रसोई में आई थी। नोटबुक पलटी और उसमें कुछ बदल दिया। माधुरी जी के चेहरे पर अविश्वास की छाया थी। हे भगवान, मैंने जिसे बहू समझा उसने अपने ही घर को धोखा दिया। सुबह नाश्ते की मेज पर सब बैठे थे। माधुरी जी ने शांत स्वर में कहा, नायरा बेटा, जरा वो नोटबुक लाना। नायरा ने डरते डरते नोटबुक सौंपी। माधुरी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब असली बात देखो। उन्होंने मोबाइल में वीडियो चलाया। सब स्तब्ध रह गए। दीप्ति का चेहरा फक हो गया। वरुण ने हैरानी से अपनी पत्नी की ओर देखा। दीप्ति, तुमने ये सब क्या किया। दीप्ति की आंखों में आंसू निकल आए। मैंने सिर्फ एक गलती की थी, बस एक बार। माधुरी जी बोली, गलती तब होती है जब अनजाने में कुछ हो जाए, पर ये तो जानबूझकर किया गया था बहू। नायरा आगे बढ़ी और बोली, माँ जी आप गुस्सा मत करें, भाभी ने शायद किसी गलत फहमी में किया होगा। मैं उन्हें माफ़ करती हूँ। सब चुप थे और दीप्ति नायरा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दो नायरा, मैं जलन में अंधी हो गई थी। नायरा ने उसे उठाया। भाभी, रसोई तो तभी पवित्र रहती है जब दिल में मैल ना हो। अब आप सब भूल जाइए। दीप्ति की साजिश का सच सामने आने के बाद सिंघानिया विला में एक अजीब सा मौन फैल गया था। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सबके दिल में कहीं न कहीं अपराध बोध था। किसी को नायरा पर संदेह करने का, तो किसी को दूसरों की बातों पर भरोसा करने का। माधुरी जी बार बार सोचती, कैसे मैंने उस बच्ची पर शक कर लिया जिसने हमेशा दिल से सब किया। नायरा वही शालीन मुस्कान लिए सबकी सेवा में लगी रही। उसने किसी से कोई शिकायत नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। बस रोज सुबह उठकर वही काम, पूजा, चाय, रसोई, और फिर एक दिन भगवान ने उसके धैर्य का फल देने का निर्णय लिया। अगली सुबह सिंघानिया विला में रौनक थी। कुणाल के ऑफिस के बॉस मिस्टर खन्ना अपने परिवार के साथ आने वाले थे। ये पहली बार था जब वे सिंघानिया परिवार के घर भोजन करने आने वाले थे। माधुरी जी ने सबको बुलाया। आज बहुत सम्मान का दिन है, सब कुछ बहुत अच्छे से होना चाहिए। दीप्ति ने हाथ जोड़कर कहा,
माँ मैं सारा अरेंजमेंट देख लूँगी। माधुरी जी बोली। दीप्ति खाना नायरा बनाएगी। दीप्ति कुछ कहना चाहती थी पर शब्द गले में अटक गए। नायरा चुप रही, उसके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस जिम्मेदारी का भाव था। माँ जी जो भी भगवान की मर्जी होगी अच्छा ही होगा। नायरा ने मेन्यू तय किया। शाही पनीर, दाल मखनी, नवरत्न कोरमा पुलाव, गुलाब जामुन और रायता। सारा घर उसकी महक से भर गया, पर जैसे ही खाना आधा बना बिजली चली गई। सारा घर अंधेरे में डूब गया। दीप्ति बोली अब क्या होगा? ओवन नहीं चलेगा, सब खराब हो जाएगा। माधुरी जी चिंतित थी। मेहमान किसी भी वक्त आ सकते हैं। नायरा मुस्कुराई। माँ जी चिंता मत कीजिए, जहाँ नियत सच्ची हो वहाँ रास्ता खुद बन जाता है। उसने जल्दी से छोटे गैस स्टोव को जलाया। दिया जलाकर उसकी रोशनी में सब्जी बनानी शुरू की। उसके माथे पर पसीना था, पर होठों पर भक्ति की प्रार्थना। हे भगवान, मेरा सम्मान अब आपके हाथों में है। थोड़ी देर बाद घर में एक मीठी सुगंध फैलने लगी। गुलाब जामुन तले जा रहे थे। शाही पनीर की खुशबू गलियारों तक पहुंच रही थी। दीप्ति दरवाजे से झांक कर देख रही थी। इतनी मेहनत कैसे कर लेती है ये लड़की। बिजली अब भी नहीं आई थी, पर खाना तैयार हो गया। सारा घर उस महक से महक उठा, जैसे किसी मंदिर में भोग लगने वाला हो। दोपहर के 1 बजे मिस्टर खन्ना और उनका परिवार पहुंचा। सबने माधुरी जी के पैर छुए। कुणाल ने मुस्कुराकर कहा, आज आपको घर के बने खाने का असली स्वाद मिलेगा सर। टेबल पर जब व्यंजन परोसे गए, सबका चेहरा खिल उठा। खन्ना मैडम बोली, वाह, इतने सादे घर में इतना स्वाद, ये कौन बना रहा है? माधुरी जी ने गर्व से कहा, मेरी छोटी बहू नायरा। नायरा ने झेपते हुए सिर झुका लिया। मिस्टर खन्ना ने खाना चखते हुए कहा, मिसेस सिंघानिया, मैं 50 होटलों में खाना खा चुका हूँ, पर ऐसा स्वाद कहीं नहीं मिला। ये तो जादू है। माधुरी जी की आंखें भर आई। जादू नहीं बेटा, ये प्रेम है। खाना खत्म होते ही खन्ना साहब बोले, नायरा बेटा, मैं एक फूड शो का जज हूँ। तुम जैसी गृहिणियाँ आजकल दुर्लभ हैं। क्या तुम हमारे टीवी शो घर का स्वाद दिल से में आओगी? पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। दीप्ति के हाथ से ग्लास गिर पड़ा। नायरा हकलाते हुए बोली, मैं तो बस घर के लिए बनाती हूँ सर। खन्ना साहब मुस्कुराए। बस वही तो चाहिए, जो घर के लिए बनाए, दिल से बनाए। तुम्हें हमारे शो में जगह मिलेगी। माधुरी जी गर्व से उठ खड़ी हुई। आज मेरी बहू ने मेरा सिर ऊंचा कर दिया। दीप्ति के गालों पर आंसू बह निकले। वो नायरा के पास आई और बोली, नायरा, आज तेरे हाथों ने नहीं, तेरे दिल ने जीत लिया है। मुझे माफ कर दे। नायरा ने उसे गले लगा लिया। भाभी, रसोई से बढ़कर रिश्ता दिल का होता है। रात को जब सब बैठे तो माधुरी जी बोली, आज मैंने जाना कि घर की रसोई ही घर की आत्मा होती है। जो उसमें स्नेह डाल दे वही इस घर की रानी बन जाती है। नायरा ने विनम्र स्वर में कहा, माँ जी, अगर आपने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं हिम्मत नहीं जुटा पाती। कुणाल बोला, अब से हमारा सिंघानिया विला सिर्फ एक घर नहीं रहेगा, ये नायरा विला कहलाएगा। सब हंस पड़े और वही मुस्कुराते हुए दीप्ति ने कहा, हाँ, आज से नायरा ही हमारी रसोई की महारानी है। सिंघानिया विला में अब हर दिन नई रौनक थी। नायरा के हाथों का स्वाद अब केवल घर तक सीमित नहीं रहा, वो अब पूरे मोहल्ले की चर्चा बन चुकी थी। टीवी शो घर का स्वाद दिल से में उसका चयन हुआ था और अगले हफ्ते उसकी शूटिंग शुरू होनी थी। पर उसके मन में कोई घमंड नहीं था, बल्कि एक डर था। माँ जी, मैं तो बस घर के लिए खाना बनाना जानती हूँ। कैमरा शो ये सब मेरे बस का नहीं। माधुरी जी ने उसका सिर सहलाया। बहू, भगवान जब किसी को सम्मान देता है तो वो डर के साथ नहीं, विश्वास के साथ देता है। तू बस वही कर जो तू हमेशा करती है। प्यार से खाना बना और दिल से दुआ मांग। इधर दीप्ति अपने कमरे में अकेली बैठी थी। वो खिड़की से बाहर देख रही थी। पेड़ों की हरियाली में उसे अपनी बेरंग जिंदगी झलक रही थी। उसके हाथों में अब मोबाइल नहीं, बल्कि वो नोटबुक थी, वही नायरा की पुरानी रेसिपी वाली, जिसमें उसने एक बार कुछ कुछ बदल दिया था। वो हर पन्ना पलटते हुए सोच रही थी, जिसे गिराने चली थी उसी ने मुझे उठाना सिखा दिया।
वरुण कमरे में आया और बोला, दीप्ति क्या हुआ, तुम इतनी चुप क्यों हो? दीप्ति की आंखें भीग गईं। वरुण मैं बहुत छोटी सोच रखती थी। नायरा ने मेरे दिल को आईना दिखाया है। मैंने उसे ठेस पहुंचाई पर उसने मुझे गले लगाया। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब दिल से उसे गले लगा लो। शायद यही तेरी सच्ची जीत होगी। अगले दिन सुबह नायरा रसोई में पूजा का प्रसाद बना रही थी। दीप्ति चुपचाप पीछे से आई। नायरा ने मुड़कर देखा और मुस्कुरा दी। भाभी चाय बनाऊं आपके लिए? दीप्ति बोली। नहीं नायरा, आज मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊंगी। नायरा हंसी। भाभी आप और चाय? दीप्ति ने कहा, हाँ, आज मुझे भी सिखा दो ना, तुम्हारे जैसी अदरक वाली। दोनों हंस पड़ी और उसी रसोई में जहाँ पहले ईर्ष्या का धुआं उठता था, अब हंसी और अपमान गूंजने लगा। माधुरी जी दूर खड़ी ये सब देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह निकले। भगवान का शुक्र है, मेरे घर में फिर से मिठास लौट आई। अगले हफ्ते नायरा टीवी स्टूडियो पहुंची। उसने हल्के रंग की साड़ी पहनी थी, माथे पर सिंदूर और चेहरे पर शांति। कैमरे के सामने वो घबराई नहीं, बस धीरे से बोली, मैं बस इतना जानती हूँ कि जो दिल से पकाया जाए वो हर दिल में जगह बना लेता है। उसने घर का अपना सिग्नेचर डिश देवरानी स्पेशल खीर बनाई। उसकी मिठास में सच्चाई थी और स्वाद में भावनाएं। जब जजों ने खीर चखी उन्होंने कहा, ये सिर्फ मिठाई नहीं, ये घर का प्यार है। पूरा स्टूडियो तालियों से गूंज उठा। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने मुस्कुराकर कैमरे की तरफ देखा। ये स्वाद मेरी सासू माँ, मेरे देवर और मेरी भाभी सबके प्रेम से बना है। वो जब शाम को घर लौटी, पूरे सिंघानिया विला में रोशनी थी, फूलों की सजावट थी। माधुरी जी ने आरती की थाली लेकर उसका स्वागत किया। बहू नहीं, आज हमारी रसोई की देवी घर आई है। नायरा ने पैर छुए और फिर दीप्ति के गले लग गई। दीप्ति ने रोते हुए कहा, मैं तुझसे माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि तू पहले ही मुझे माफ़ कर चुकी है। आज से मैं तेरी भाभी नहीं, तेरी दीदी हूँ। दोनों गले लग गईं। माधुरी जी बोली, यही तो असली रसोई का कमाल है, जो रिश्तों को भी घोल दे अपने स्वाद में। कुछ हफ्तों बाद टीवी शो प्रसारित हुआ। नायरा की मुस्कुराहट, उसकी खीर और उसके सादगी भरे शब्द हर दर्शक के दिल में उतर गए। लोगों ने कहा, ये औरत नहीं, संस्कार की मिठास है। अखबारों में हेडलाइन आई, नायरा सिंघानिया जिसने रसोई को मंदिर बना दिया। दीप्ति ने गर्व से अखबार माधुरी जी को दिखाया। माँ देखिए, हमारी नायरा अब पूरे शहर की जान बन गई है। माधुरी जी ने कहा, हाँ बहू, ये हमारे घर की बेटी है जिसने हमें सिखाया कि सम्मान दूसरों को छोटा करके नहीं, अपने कर्मों से बड़ा बनकर मिलता है। सिंघानिया विला अब वैसा घर नहीं रहा था जैसा कभी था, जहाँ पहले दीवारों पर अहम और ईर्ष्या की छाया थी। अब वहाँ हंसी, अपनापन और सम्मान का उजाला था। घर का हर कोना महकता था, कभी फूलों से, कभी पकवानों से और सबसे ज़्यादा नायरा के प्रेम से। सुबह की किरणें पर्दों से झांक रही थी। नायरा रोज की तरह पूजा कर रही थी। घंटी की आवाज़ पूरे घर में गूंज उठी। मंदिर से आती धूप रसोई की दीवारों पर पड़ रही थी। माधुरी जी दरवाजे के पास बैठी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा आज तेरी बनाई तुलसी की चाय पीने का मन है। नायरा हंस दी। माँ जी आज तुलसी की नहीं, आपकी पसंदीदा अदरक इलायची वाली चाय बनेगी। दीप्ति बोली, और उसमें थोड़ा सा दालचीनी डालना मत भूलना। अब मुझे भी तेरा अंदाज पसंद आने लगा है। नायरा बोली, भाभी अब तो रसोई हमारी साझा जिम्मेदारी है। हर स्वाद में थोड़ा थोड़ा हम सबका हिस्सा है। उस दिन नायरा ने फैसला किया, अब उसका काम सिर्फ अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेगा। उसने अपनी संस्था के जरिए पूरे शहर में मुफ्त रसोई प्रशिक्षण शिविर शुरू किया। हर रविवार गरीब महिलाओं को बुलाया जाता और नायरा उन्हें सिखाती कैसे साधारण रसोई से आत्मनिर्भरता की राह बनाई जा सकती है। वो कहती, रोटी सिर्फ भूख नहीं मिटाती, वो एक परिवार का अस्तित्व जोड़ती है। अगर दिल से बनाओगे तो हर निवाला आशीर्वाद बनेगा। दीप्ति अब उसके साथ खड़ी थी। वो सब रिकॉर्ड करती, सोशल मीडिया पर साझा करती। लोगों ने कहना शुरू कर दिया, सिंघानिया विला नहीं, अब ये संस्कार का स्कूल है।
एक शाम माधुरी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी। नायरा और दीप्ति तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर गईं। डॉक्टर ने कहा, उम्र ज़्यादा हो गई है, पर चिंता की बात नहीं, थोड़ा आराम चाहिए। रात में अस्पताल के कमरे में सिर्फ नायरा थी। माधुरी जी ने उसका हाथ पकड़ा और धीमे से बोली, नायरा मेरी एक अंतिम इच्छा है। नायरा बोली, माँ जी आप बस कहिए, जब मैं इस दुनिया में ना रहूं तो मेरी याद में हर साल घर में एक अन्नदान रसोई आयोजित करना, जहां गरीबों को तेरा हाथ का खाना मिले। वो मेरा सच्चा श्राद्ध होगा। नायरा की आंखें भीग गई। माँ जी आपकी हर बात मेरी आज्ञा है। कुछ महीनों बाद माधुरी जी नहीं रहीं। उनकी याद में नायरा ने माँ माधुरी अन्नदान रसोई का आयोजन किया। पूरा मोहल्ला उसमें शामिल हुआ। नायरा खुद रसोई में लगी थी। उसने पायसम, पूरी, आलू की सब्जी और खिचड़ी बनाई। हर थाली में उसने अपने हाथों से भोजन परोसा। हर थाली में माधुरी जी की आत्मा का आशीर्वाद था। जब बच्चों ने खाना खाया और कहा, आंटी इतना स्वाद तो कभी नहीं मिला, नायरा मुस्कुराई और आसमान की ओर देखा। माँ जी आपने कहा था ना, सच्चा श्राद्ध यही है, तो मैंने वही किया। दीप्ति और वरुण उसके साथ खड़े थे। दीप्ति ने धीरे से कहा, नायरा आज तेरी रसोई सच में मंदिर बन गई। अब हर साल वो रसोई आयोजित होती थी। हर बार नई महिलाएं जुड़ती, नई कहानियां बनती। नायरा ने रसोई के द्वार पर एक बोर्ड लगवाया, ये रसोई भूख नहीं मिटाती, दिलों को भरती है। उसकी इस पहल में पूरा शहर प्रेरित हुआ। समाचार पत्रों ने लिखा, देवरानी की रसोई जहां स्वाद से ज्यादा स्नेह पकता है। रात का समय था। सिंघानिया विला की छत पर सब बैठे थे। दीप्ति, वरुण, कुणाल, बच्चे और नायरा। दीप्ति ने नायरा के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नायरा तू सिर्फ हमारी नहीं, इस पीढ़ी की मिसाल है। नायरा मुस्कुराई, भाभी मैंने कुछ नहीं किया, बस माँ जी के शब्द याद रखे। रसोई में जब दिल घुलता है तो घर में कभी झगड़ा नहीं रहता। कुणाल ने कहा, अब तो लगता है इस घर की दीवारों पर लिखा होना चाहिए, जहां नायरा की रसोई वहां प्रेम की गूंज। सब हंस पड़े। नायरा ने आसमान की ओर देखा। चांद चमक रहा था, जैसे माँ जी मुस्कुरा रही हूँ। उसने धीरे से कहा, अब मेरी रसोई नहीं, हमारे दिल पकते हैं। कभी किसी ने कहा था, घर की रसोई सिर्फ खाना नहीं पकाती, वो रिश्तों को गूंथती है, संस्कारों को घोलती है और टूटे दिलों को जोड़ती है। और नायरा ने ये बात साबित कर दी। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।